हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी और हम शुरुआत करेंगे इंटर क्लास के पहले चैप्टर जिसमें जिसका नाम है जीओ में जेनेट। इसको इन्हें बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो बेसिकली जैसे हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके हमको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। हालांकि नॉर्मली सबको पता होती है, लेकिन फिर भी जब हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो हम जीरो से ही लेके चलते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ी बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं जो नॉर्मली सबको पता तो होती है, लेकिन अगर दो बच्चे भी ऐसे आगे जिनको नहीं पता है तो वो फिर इससे चूक जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान ये दो शब्दों से मिलते हैं। ग्रीक भाषा के शब्द हैं दोनों। बायोस, एक का नाम है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन, जीवन। और लोगस का मतलब होता है सत्य। तो जैसे कि हम इस फुटबॉल के लिए परिभाषा देखें तो इसका है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाता है। तो अब ये बायोलॉजी जो शब्द है तो किसी ने ना किसी कोई साइंटिस्ट होगा जिन्होंने दिया है। तो उसका नाम है, एक का नाम है लेमार्क, जिन्होंने ये नाम दिया है। तो एक का नाम है दो साइड जिन्होंने नॉर्मली में लेमार्क का नाम आता है, डिग्री का नाम लिया जाता है। तो ये बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया है, इसको डिस्कस। तो ये परिभाषा हो गई हमारी कि जीवों में वनस्पति विज्ञान। वनस्पति देखिए, जैसे कि नाम से हमको दिख रहा होगा कि इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करें। ठीक है। तो जिनोलॉजी के फादर यानी जिनो, तो यहाँ पर जियोलॉजी के जो जनक हैं या जिनको फादर जियोलॉजी बोला जाता है, उसका नाम है अरस्तु। क्या बोलते हैं उनको, अरस्तु। और वहीं पर यदि वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम लें या फादर ऑफ बोटनी बोलें तो उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। तो हमको ये दो साइंटिस्टों का नाम जरूर याद होने चाहिए। और यदि बेसिकली आपसे पूछ लेता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है तो वो भी हम अरस्तु बोलेंगे। सॉरी, और यदि जीव विज्ञान ना बोल के वो विज्ञान के भी बोल देता है तो भी हम अरस्तु ही बताते हैं। यानी विज्ञान के जनक अरस्तु हो गए, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो गए, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हो गए। इसमें बस केवल हमारे जो बोटनी है वहां पर क्या आता है, थियोफ्रेस्टस आ जाता है। तो ये बेसिक जानकारी थी, नॉर्मली सभी को पता होती है। तो अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, चलिए। जो जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी या जीव जनन क्यों करते हैं, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ठीक है, वो है कि जीव पीढ़ी दर पीढ़ी इस पृथ्वी पर क्या सरवाइव करते रहते हैं, यानी कि उनकी प्रेजेंटेशन बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। यदि ये क्रिया ना हो, जीवों में जनन की क्रिया ना हो, तो कोई भी जो जाति है, प्रजाति है, वो विलुप्त हो जाएगी आने वाले समय में। तो ये क्या करता है, जनन जीवों में निरंतरता बनाकर रखता है। ठीक है। तो जैसे कि आप बेसिकली आप बहुत सारे जंतु, जीव, पक्षी, पशु और छोटे मोटे जीव जंतु आप
अपने आसपास देखते होंगे तो उनकी आप संख्या भी देखी होगी, काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जो संख्या है वो कहाँ से, यानी कि अगर जनन नहीं होगा तो संख्या नहीं बढ़ेगी। तो बेसिकली क्या, उनकी संख्या बढ़ाने में, संख्या वृद्धि में उनको, मतलब संख्या वृद्धि में हो गया, और उनकी जो निरंतरता है उसको बनाए रखने में जनन मदद करता है। तो हम मोस्टली जो हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक में जीवों में सबसे पहले एक टॉपिक दे रखा है जीवन अवधि। जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या होती है? जीवन अवधि, कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, इधर से ले, जीवन अवधि। तो जो भी जीव आपको दिख रहा है, यदि उसका जन्म होगा और उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु भी नेचुरल डेथ होनी चाहिए। तो जन्म से लेकर किसी जीव की प्राकृतिक मृत्यु की जो अवधि होती है उसे जीवन अवधि बोलते हैं। कहा जाता है। आपकी बुक में एक चैप्टर दिया हुआ है पहला, उसमें आपको एक पेज पर बहुत सारी चीज, मतलब कि जंतु दिखाए हुए हैं, ठीक है, उसका आपको आगे कितनी उसकी लाइफ साइकिल है वो दी गई है। तो उसमें से, तो इस फोटो को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें से कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर भी लेके बता सकता हूँ। जैसे एक तितली होती है, इसकी जो जीवन अवधि होती है वो मात्र 14 से लेकर 15 दिनों तक होती है। वहीं पर यदि हमें पक्षी, जैसे कौवा है, जैसे कि एक जीव पक्षी होता है हमारा कौवा, क्या होता है? कौवा। इसकी जो जीवन अवधि होती है वो होती है 15 वर्ष। 15 वर्ष। यहाँ पर 15 दिन है, यहाँ पर 15 वर्ष है, कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाए आपको, ठीक है। और एक पक्षी है तोता, तो इसकी जीवन अवधि होती है 140 वर्ष। बाकी मैं आपको ऐसे बताता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर लेना। तोता 140 वर्ष होती है। मगरमच्छ होता है उसकी 160 वर्ष होती है। हाथी है उसकी 60 से 70 वर्ष तक होती है। ह्यूमन जो मनुष्य है उसकी अब जो नेचुरल डेथ है, जीवन पीरियड है, वो 70 से 80 वर्ष का होता है। अब एक मक्खी जो आपके देखने को मिल जाती है, मक्खी मच्छर, इनकी भी जीवन अवधि होती है। तो बेसिकली मक्खी या मच्छर की जीवन अवधि के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि एक दिन में इसका जीवन साइकिल होता है, एक दिन नहीं होता है। मैं बता देता हूँ कितना होता है। यदि मक्खी है तो इसकी जीवन 30 से 35 दिन का होता है। और यदि फल मक्खी है, ये साइज में थोड़ी बड़ी होती है, इसको फ्रूट फ्लाई बोल देते हैं, तो इसमें इसका जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है। और वहीं मच्छर में यदि हम बात करें नर की, तो वो मात्र 14 या 15 दिन तक जीवित रहता है। और यदि मादा की बात करें, फीमेल की बात करें, तो वो 40 से 45 दिन तक सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था जीवन अवधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम अपने जो मुख्य टॉपिक है जनन, उस पर आते हैं। हालांकि ये भी आपका टॉपिक का ही है, मुख्य ये ऐसे बात, हालांकि ये भी आपका टॉपिक का ही है, मुख्य ये ऐसे बात नहीं है कि आप ऐसी कोई बात नहीं। आप जो है कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें, और जो भी आपको जैसे परिभाषा लिखवाई जाती है या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाए जाते हैं उसको आप नोट करें। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, पुश करके देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो हम लेते हैं जनन। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन या
जनन। तो कोई भी जीव है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, इंसान है, जानवर है, ये दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रजाति है उसको बढ़ाते हैं। तो पहले जनन की परिभाषा यदि हम लें तो जीव जंतुओं द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो जीव होते हैं या पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु में सभी चीज आ जाती हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं ताकि उनकी आगे पीढ़ी चलती रहे, निरंतरता बनी रहे। जैसा कि पहले बताया था कि जो जनन होता है वो निरंतरता बनाए रखता है, तो वही है। तो ये दो प्रकार से होता है जनन, जो होता है दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की इनकी अलग परिभाषा होती है, तो इसके बता देता हूं मैं, आप नोट कर लेना। अलैंगिक जनन में क्या होता है, कोई भी जीव, मात्र अकेला जीव या एकल जीव ही क्या करता है, अपनी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इसके लिए किसी भी अन्य जीव क्या सकता इसको नहीं पड़ती है। और ये जो क्रिया होती है नॉर्मली एक कोष के जीवों में होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर जीव। ठीक है, और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है। ये नॉर्मली किसमें होता है, बहुकोष के जीवों में होता है। मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनमें कुछ अंतर होता है, पहले थोड़ा अंतर देख लेते हैं, उसके बाद में हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे अलैंगिक जनन है, इसमें ना ही तो किसी युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक कहते हैं किसी भी जनन, एक जनन सेल को या जनन कोशिका को, उसको युग्मक कहते हैं। तो यहाँ पर ना तो ही कभी भी जनन यानी कि युग्मक का निर्माण नहीं होगा, लेकिन इधर क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक दो होंगे, मेल नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। वो मेल गैमेट मेल के अंदर बनता है, फीमेल गैमेट फीमेल के अंदर बनता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि दो जीवों की आवश्यकता होती है, तो दोनों गैमेट के होते हैं, अलग अलग जीवधारी के बॉडी में बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, गैमेट बनते नहीं है, तो इसलिए एक जो जीव होता है वो अपनी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब जैसे यहाँ पे जो संतान उत्पन्न होती हैं वो सेम टू सेम अपने जनक के समान ही होती हैं, यानी कि उनमें कोई भी वेरिएशन या बदलाव नहीं आता है। तो इनको हम क्लोन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्लोन बोल देते हैं। जो इनकी संतान है उनको हम क्लोन बोल देते हैं। क्लोन का मतलब ये है कि जिसमें कोई भी वेरिएशन या बदलाव ना आया हो। ठीक है, तो क्योंकि इनमें हमेशा समसूत्री विभाजन ही होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। चलो मैं अंतर लिख देता हूँ, ये क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो इनमें अंतर देख लेते हैं कुछ, यानी पहला इसमें अंतर मैंने तुम्हें बता दिया है कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन इधर क्या होता है, नर सॉरी युग्मक बनते हैं, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक। जब इन दोनों का संलयन होगा तो उसको निषेचन बोलते हैं, उसी से क्या संतान उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या होता है,
केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है हमेशा, समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन इधर क्या होता है, क्योंकि ये मेल फीमेल गैमेट बनते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है हमेशा, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। इनके जो संतान होते हैं ना, क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो उनमें कुछ भी बदलाव नहीं आता है। क्लोन, संतान इनकी क्लोन कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन इधर हम क्लोन नहीं कह सकते, क्लोन नहीं बनते। ठीक है, अब इस चल मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज वो बच रही है बस, देखो अलैंगिक जनन में जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तो इससे नई जातियों की उत्पत्ति भी नहीं होती है, यानी कि बदलाव के साथ ही नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम देखते हैं आसपास बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो ये आए कहाँ से, ये एक जीव से ही क्या उसमें वेरिएशन आए, बदलाव आए, म्यूटेशन हुआ उसमें, तो उससे क्या हुआ, ये नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर तो बदलाव आ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। नंबर 4 इसके है उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बदलाव आते हैं तो नई जातियों की उत्पत्ति होती है। हाँ, ये अलग बात है कि वो समय काफी लग जाता है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो ये कुछ अंतर थे इसमें एलिंग जनरल में। चलो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि पहली क्लास है, तो इसलिए एलिंग जनरल से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी विधियां होती हैं, एक क्लास में पूरा होगा भी नहीं। अगली क्लास केवल एलिंग जनरल पे ही होगी, लैंगिक जनरल उसमें नहीं आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसी ही आगे क्लास लेने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पर उपस्थित रहिएगा।